नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। घटना चक्र का जो बिहार का पूर्वावलोकन आता है, इससे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किया है 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन जो अगस्त में होगा उसके लिए, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज 101 से कंप्लीट करेंगे। आज इस लेक्चर में 106 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप जाके इससे पहले का जरूर देखना, उसमें 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। 101 नंबर से आज करना था क्वेश्चन। सबसे पहले इस बुक में हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। हम शुरू से बुक को अंत तक करते जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट आएगा वो करते जाएंगे। ओके, 101 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये सबको पता है, ये आर्यभट्ट जी ने व्याख्या की थी। इसके अलावा अगर आप दृष्टि आईएएस के बीपीएससी के लिए बुक आती है बिहार स्पेशल, उससे हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से। केबीसी नैनो का बिहार समग्र ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए कौन जाने जाते थे। तो गुप्त काल में कौन थे, इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं इसको। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन के ऋषि हैं। सुद्रत गुप्तकालीन नाटककार साहित्य हैं और सौमिल गुप्तकालीन नाटककार हैं। यानी कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ओके, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। आगे क्या दिया है कि यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में ये सही माना था, चूंकि गुप्त काल का 275 एडी श्री गुप्त से शुरू होकर सुश्रुत के मान्य काल 600 से 1500 से करीब 1000 वर्ष के बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्तकालीन के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ई आंसर होगा। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। गुप्त काल के पहले बीपीएससी ने ए माना था, लेकिन वो गलत आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये सबको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। और ह्वेंसांग कब आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, 637 ईसा पूर्व के आसपास। ह्वेंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो मथुरा था। मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। और अगर दक्षिण भारत में बात करें तो उड़ैयूर तमिलनाडु का शहर, वो सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। कवि बाण निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाण भट्ट का किसके दरबार में थे ये, तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। कादम्बरी और हर्षचरित इनकी प्रमुख रचना है। चंडी शतक भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी के आसपास आया था। 671 से 672 ईस्वी के आसपास। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान की बात कर रहा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कहा जाता है, उन्हीं के समय में की थी। चीनी यात्रियों का अगर मैं आपको क्रम बताऊं तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सबसे पहले नाम आता है फाहियान का। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्रम आता है फाहियान का आता है, उसके बाद से सुंगयुन का आता है। सुंगयुन, फाहियान के बाद सुंगयुन आता है। सुंगयुन के बाद ह्वेंसांग आता है। ह्वेत्सांग के बाद इत्सिंग आता है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे, गुप्त वंश के शासक। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किनसे था, तो जावा और सुमात्रा से था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि जावा और सुमात्रा से भारत के संबंध थे। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। किसने दिया था, तो पालवंशीय शासक देवपाल ने। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत एवं देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए कहा था, तो कौन था वो, बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि यानी कि अभी का सुमात्रा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे, तो मुसलमान। ये गलत तरीके का क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी ने किया था। ओके, बख्तियार खिलजी ने विनाश किया था, उसका जला दिया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल वंश के जो शासक थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने 900 से 1050 के बीच बनवाए थे। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो जो है वो नागर शैली का प्रमुख मंदिर समूहों में से एक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने।
धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना किया था। और ये वज्रयान शाखा जो है, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म का, उसके लिए जाना जाता है, तंत्र मंत्र से संबंधित शाखा था, उसके अध्ययन के लिए। अगले पर चलते हैं और इसमें क्या फैक्ट दिया है कि इसका स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, ये तिब्बत भी गए थे। 114 नंबर है कि निम्नलिखित राजवंशों से किसने उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चोल, चेर, पांड्य, यही 3 प्रमुख राज्य हैं जिनका संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है। संगम युग में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? तो अभी मैंने बताया कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास यानी कि सूती वस्त्र, अभी मैंने बताया उड़ैयूर के लिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उड़ैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चोल शासकों की। देखो चोल शासक 2 बार आते हैं, 1000 ईस्वी के आसपास आते हैं और एक संगम युग के समय पुराने चोल हैं, प्राचीन चोल भी हैं एक, और एक मध्यकाल में भी चोल आते हैं। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये मध्यकाल वाला चोल है जिसमें हम पढ़ते हैं कि तंजावुर में मंदिर का निर्माण करवाया या श्रीलंका को जीता था राजेंद्र प्रथम ने, है ना। लेकिन एक पूर्वकालिक चोल भी है जिनका कहाँ पर वर्णन मिलता है? संगम साहित्य में वर्णन मिलता है। ओके, और यह कारी एवं वर्णम नामों से भी प्रसिद्ध था उड़ैयूर। संगम युग में उड़ैयूर कपास और सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस के निम्न में से लेखक कौन है? तो विशाखदत्त हैं। और इसमें किसका इतिहास है? मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का इतिहास है। और विशाखदत्त की एक और कौन सी किताब है जिसका मैंने कल भी नाम बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, तो देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्तों का इतिहास है। नाटक है ये दोनों। और बस यही है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये सबको पता होगा, चंद्रवरदाई जी हैं लेखक। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। स्वप्नवास वदत्त के लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भास हैं इसके लेखक, भास, स्वप्नवास वदत्त। इनके बारे में क्या है? भास के नाम से, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों में कौन सा है? प्रतिज्ञा योगंधरायन, स्वप्नवास वदत्त, उड़ुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र। इतना सबको याद नहीं रखना है। स्वप्नवास वदत्त जो है भास के सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है, इसको जरूर याद रखना आप लोग। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये सबको पता होगा, कालिदास ने लिखा है। अगला है किराता अर्जुनियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 67वीं बीपीएससी में पूछा था ये, तो इसको लिखा है भारवी ने। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। व्यापारिक जो मार्ग हैं प्राचीन भारत के, उसके बारे में नहीं बताता है। तो मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, ये प्राचीन भारत के मार्गों के बारे में नहीं बताता है। ओके, अगला है कि, और इसका क्या दिया आंसर पता ही होगा, मिलिंद पन्हो किसके बीच है? बौद्ध भिक्षु नागसेन, और मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। ओके, तो कहानियाँ अगर याद रखोगे इतिहास से जुड़े हुए तो अपने आप उसको फैक्ट्स आपको याद रखने में आसानी होता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी बताया था मैंने, बाणभट्ट जी ने लिखी है। और इनकी एक और बुक का क्या नाम है? कादम्बरी, क्लासिकल संस्कृत बुक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। ओके, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में करके किया था विजयालय ने। 850 यानी मध्यकालीन चोल की बात कर रहा है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध। तो चोलों का सबसे अच्छा देश में था पंचायती व्यवस्था, स्वायत्त ग्राम की व्यवस्था जो थी ना, ये सबसे अच्छा चोलों का ही रहा। और एक चीज़ के लिए चोल फेमस हैं, नेवी, जल सेना के लिए। बंगाल की खाड़ी को इन्होंने अपना झील बना दिया था, इतने शक्तिशाली इनके पास नेवी थी चोलों के पास। अगला है कि, और कहाँ से पता चलता है हमें इसके ग्रामीण व्यवस्था के बारे में? तो उत्तर मेरूर अभिलेख, इसको जरूर याद रखना। जब भी ग्रामीण शासन की बात आए, ग्रामीण स्वशासन की बात आए, पंचायती राज की बात आए, तो उसमें एग्जाम्पल में चोलों का जरूर डालना। और कहाँ से हमें पता चलता है? वो उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? फिर से आ गया स्थानीय स्वशासन, तो चोल हो जाएगा इसका आंसर। ओके,
दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत का मंदिर कैसा होता था? इस तरह के आकार वाले होते हैं, आप सभी को पता होगा। और इसकी खासियत क्या होती है? चारों तरफ से एक प्रांगण से घिरा होता है बड़ा सा। इस प्रांगण में एक छोटा सा तालाब भी होता है और इसके गेट पर एक बड़ी भव्य प्रतिमा जैसी बनी होती है। इसका गेट बहुत ही अद्भुत होता है, जिसको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सारे मंदिर का स्थापत्य कला जरूर पढ़ के जाना अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो बीपीएससी के लिए। तो क्या होता था द्रविड़ शैली के मंदिर में? एक दीवार बना दो और पिरामिड नुमा इसका वो होता था, इसका जो ऊपर का भाग बना होता था, ये गर्भगृह होता था। इसमें थोड़ा सा आगे एक मंडप भी होता था, है ना। और यहाँ पर एक ऊंचा सा गोपुरम बना होता था, प्रवेश द्वार के ठीक आगे नंदी का बड़ा सा मूर्ति बना होता था। दक्षिण भारत के द्रविड़ स्थापत्य का सबसे बेहतर नमूना कौन सा है? तंजौर का जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, उसको कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो गया है। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सबको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उस समय हमारी राजधानी लाहौर थी, लाहौर, ये आंसर हो जाएगा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। कहाँ पर है ये अजमेर में है। यहाँ पर पहले एक सरस्वती मंदिर था जिसको तोड़ कर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। अगले पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? सॉरी, माय मिस्टेक। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था इसको। यहाँ पर और भी लिखा है कि साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला में भी रुचि थी, ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ में समर्पित किया। फक्रे मुदाबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था, एक विद्वान थे उस समय। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की है। हसन निजामी ने, इस बार पूछा था कहीं। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया और उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। लेकिन उसके बाद का जो शासक बना था उसका दामाद इल्तुतमिश, उसने उसको पूर्ण करवाया। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता व्यवस्था क्या होता था? इक्ता भी कहा जाता है इसको। जैसे अभी अपना भारत देश है, एक बिहार प्रांत है अपना, तो बिहार को एक इक्ता कहा जाता था उस समय। मान लो इक्ता में बांट दिया जाता था पूरे प्रांत को। अब छोटा सा ही प्रांत होगा, उसको इक्ता में बांट देंगे और उसका जो शासक हो क्या कहलाएगा? इक्तादार कहलाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इक्ता पद प्रदान किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबकाते नासरी से। मिन्हाजुस सिराज की बुक है ये, तबकाते नासरी। किसकी बुक है? मिन्हाजुस सिराज की। पर्शियन इतिहासकार है, पर्सिया कहाँ है? ये भी जो ईरान का इलाका है वही पर्सिया का इलाका था। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार पर हमले होने की बात करता है। इस बुक का नाम जरूर याद रखना। अगर आपको बीपीएससी के मेंस में भी लिखोगे ना आप आंसर राइटिंग, तो उसमें आपको स्रोत के रूप में बताना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग लिखने होते हैं। यूपीएससी ऐसे 250 शब्द 150 शब्द में नहीं लिखने होते हैं। बीपीएससी में आपको पूरा पेज भरने का भी बात होता है कई जगह, तो आपको स्रोत वगैरह भी लिखने पड़ेंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? सबको पता है, बख्तियार खिलजी ने। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आएगी ना कि बख्तियार खिलजी पर हमले का पहला विवरण कहाँ पर मिलता है, तो तबकाते नासरी बुक सब लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। जैसे तहकीक हिंद है, ये कई लोग मार सकते हैं, अलबरूनी की एक बुक है। अगला क्वेश्चन पे चलते, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी। मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री हमने दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से कंप्लीट कर लिया है। केबीसी नैनो से अच्छी बुक है दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र, जाके जरूर पढ़ना उसको, है ना। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे ना बीपीएससी में, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाओ, है ना। कहीं से भी कुछ भी पूछे, जैसे इस बार का पेपर इजी नहीं आया था 67वीं का, झूठ बोलते हैं वो लोग, 130 140 आ गए हमारे मार्क्स। ओके, तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह सब अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मत टिके रहना। युवा प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था?
तो बलबन था। बलबन का राजत्व में हम क्या पढ़ते हैं कि शासक को बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल देवताओं के समतुल्य होना चाहिए, ऊंचे खानदान का होना चाहिए। बलबन क्या बोलता था कि जब मैं किसी नीचे कुल के आदमी को देखता हूँ तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है। ये उसके राजत्व सिद्धांत में हमें लिखना होता है। कई बार क्वेश्चन ने भी पूछा है बीपीएससी ने कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को लिखिए। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में 2 ही शासक आते हैं जिनके राजत्व सिद्धांत पूछता है। किसका किसका? एक अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, क्योंकि यह नीची जाति से था, तुर्कों में नीची जाति, इसीलिए इनके शासन को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? और बलबन जो था वो भी चालीसा दल का सदस्य था और अपने बदौलत वो शासक बना था। ओके, तो इसलिए भी बलबन का राजत्व सिद्धांत और अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है बंधुओं? तो राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि वो जब राज करने के लिए बैठा उसने शासक की छवि कैसे पेश की। ओके, जैसे बलबन ने खुद को ऊंची कुल का बताया, उसने बोला कि अफरासियाब वंश का हूँ मैं, वगैरह वगैरह, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उतना समय नहीं होता एक्सप्लेन करने का। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ही था, गयासुद्दीन बलबन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जो शासन के लिए, जो सत्ता के लिए, जो सुल्तान के लिए अच्छा होगा मैं वही करूँगा, भले वो इस्लाम में लिखा हो या नहीं लिखा हो। समझ रहे हो इस सिद्धांत को? क्या उस समय तुम कल्पना कर सकते हो कोई ऐसा शासक जो इस्लाम के खिलाफ जाके भी काम कर सके? तो अलाउद्दीन खिलजी वैसा ही था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? बहुत बार पूछा है ये। जफर खां की मृत्यु हो गई थी। और बलबन का बेटा भी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मरा था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया था। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव हारने के बाद शासन कर मतलब जब युद्ध में हार गया उसके बाद इसने अपनी एक मूर्ति बनवाई सोने की, उसके गले में सोने का जंजीर डलवा दिया और उस मूर्ति को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि का मतलब क्या होता है? सुल्तान के डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको? सुल्तान के अंदर की सीधे भूमि, है ना, जो राजा के अंदर में होती थी भूमि, उसी को खालिसा भूमि कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि सबसे ज़्यादा बनी। खुद मुकद्दम चौधरी जो हम पढ़ते हैं कि उनको कमज़ोर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ताकि साम्राज्य में विद्रोह ना हो। अगर जो विद्रोही होते हैं जब विद्रोह करते उनके पास धन ही नहीं होगा तो विद्रोह कहाँ से करेंगे? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर है ये? कुतुब मीनार के आस पड़ोस में है, कुतुब मीनार के बगल में ही, बहुत सुंदर है, देखना जाके। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और क्या है? जो कुतुब मीनार का प्लेस है वहाँ पर जाओगे तो आपको भगवान की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। मैंने खुद कितनी बार फोटो खींची है मूर्तियों की। घड़ी घंटा मिलेगा, शंख मिल जाएगा निशान बने हुए। वहाँ पर जैन देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी। उसके बाद से गणेश जी की मूर्तियाँ मिल जाएगी आपको। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था, जैसे अभी सरकारी अस्पताल होता है ना वैसा ही था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ये किस तरह का क्वेश्चन है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। एक दफ्तर खोला था इसे नियुक्ति के लिए। दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता के लिए जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। कितना सुंदर समय था उस समय, कितना मतलब बढ़िया किया था काम। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय ही थे। दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग बनाया था इसने, दीवान ए बंदगान, जिसमें क्या होता था? ये विभाग काम ही करता था दासों के देखरेख का। क्यों थे इतने दास भाई? इसने बोला था कर नहीं दे सकते हो तो उसके बदले दास दे दो। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? यानी कि लोग पैसे की जगह दास ले लेके जाके उनको दे देंगे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाकर अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और कहाँ पर है ये? विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य। हम्फी नाम सुने होंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी जरूर याद रखना, यूपीएससी ने 2020 में पूछ लिया कि किस नदी के तट पर है विजयनगर, मतलब मैचिंग में दिया हुआ था।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन राजा स्थापित हुआ था? आपको पता होगा, तैमूर का आक्रमण जब हुआ था, तुगलक वंश के बाद तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसका आंसर देख लेते हैं 24 का। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर को बसाया किसने था? देखो, राजधानी बाद में बनाया है, बसाया किसने था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। 67वीं बीपीएससी में पूछा है, हरिहर और बुक्का। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, उसी समय बहमनी और विजयनगर दोनों की स्थापना होती है। दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे। विजयनगर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनी शासकों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध की बात कर रहा है तो कुली कुतुब शाह से लड़ा था। गोलकुंडा यानी कि वर्तमान का हैदराबाद। ओके, और मैं बता दूं, जब बाबर आया है भारत में उस समय कृष्णदेव राय ही शासक थे विजयनगर के। और बाबर ने अपनी किस पुस्तक जो तुजुक बावी है उसमें कृष्णदेव राय की बड़ी तारीफ की है कि भारत के महानतम राजाओं में से एक है कृष्णदेव राय। ओके, तुजुक बावी किस भाषा में लिखा हुआ है? तुजुक बावरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। इसको भी याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता पूछ रहा है तो भू राजस्व ही थी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आपको पता होगा, हम्पी। अभी मैंने बोला ना, हम्पी। हजाराराम मंदिर बहुत सुंदर है। वहाँ पर एक ऐसे मंदिर है हजाराराम मंदिर में, विठल देव मंदिर है, जो पता है क्या है, उसके जो खंभे हैं ना वो म्यूजिकल खंभे हैं। हवा चलने पर इसमें से म्यूजिक की आवाज़ आती है, इसको ठोकने पर भी म्यूजिक की आवाज़ आती है। यूट्यूब पर जाना, सर्च करना, मिल जाएगा आपको। म्यूजिकल पिलर्स हैं वहाँ पर। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित? दीवाने अर्ज, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज अथवा आरिजे मुवालिक सल्तनत काल के सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिजे मुवालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। अधिकारी का नाम क्या था? आरिजे मुमालिक, और विभाग का नाम क्या था? दीवान ए अर्ज। रक्षा विभाग था, सैन्य मामलों का विभाग था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़। छत्रपति शिवाजी। भवानी राज्य का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीर सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ था। बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी इसने। उसे गुलबर्गा को अपना नवस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बहमनी की राजधानी शुरुआत में क्या थी? गुलबर्गा। आगे बढ़ते हैं, और फिर उसको 4 भागों में बांट दिया गया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। ओके। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये बहुत बार पूछा है, यूपीएससी ने भी एक बार इसको पूछा था। मराठा भू राजस्व प्रथा है सरंजामी प्रथा। इसके अलावा चौथ और सरदेश मुखी भी आता है। चौथ और सरदेश मुखी ये भी मराठा कर प्रणाली में ही आता है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि खराज, उस्र और मुक्तई। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आधा, 1/2, समझ रहे हो ना। प्राचीन भारत में 1/6 होता था कर, अभी 1/2 की बात कर। अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर देख लेते हैं। 37 का आंसर दिया है ए, यानी कि सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि, और यहाँ पर ये कहाँ किस इलाके में था वो देख लेते हैं। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से ही प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन अरीफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि प्रमुख हैं। और इस सुखमय जीवन जीते थे, मतलब कि राजा से ये क्या बोलते हैं, अनुदान वगैरह स्वीकार करते थे ये सुहरावर्दी लोग। जबकि जो चिश्ती संप्रदाय है ये राजा से अलग रहने की कोशिश करते थे राजनीति से। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 व 150 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था?
200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। इसका आंसर ई दिया है, यानी कि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों हो जाएगा। ये कठिन क्वेश्चन हुआ, इसको जरूर ध्यान में रखना। जवाबित का संबंध किससे था? इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के होते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी और तांबा। तांबा का जीतल होता था, बाकी ये दोनों चांदी के होते थे। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। सबसे पहले कागज़ का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? चीन में। तबकाते नासरी का लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, मिन्हाजुस सिराज। सभी भक्ति संतों के माध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी उनकी समान विशेषता? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। लोकल भाषा का प्रचार प्रसार भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत हुआ है। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की बात हो रही है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया जी जो थे, उन्होंने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने मना कर दिया था, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बारहमासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। मलिक मोहम्मद जैसी ने की है बारहमासा की रचना। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। जैसी के पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्मावत पता ही है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका क्या हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता। तुलगामी प्रथा वगैरह सब तो थी ही। अगर ई ऑप्शन होता तो ई सबसे सटीक आंसर होता। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? आ गया ना क्वेश्चन, तुर्की भाषा में लिखा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसने अपनी बादशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा नाम दिल्ली में बहुत सुंदर है। ये हुमायूं का मकबरा जो है उसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अगर उसको देखो तो लगेगा जैसे लाल रंग का ताजमहल है। उतना विशाल तो नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर है, उसी फरमा में है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद के युद्ध होते हैं। ओके, बाकी ये सबके अलग अलग डेट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेर शाह सूरी ने। पहले हजरत आला, फिर बाद में सुल्तान। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इस बार भी पूछा है, तो सासाराम में है। हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? सबको पता होगा, हकीम खान। हकीम खान था सेनापति उनका। ओके। और अकबर की सेना का मान सिंह। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में मिलाया और 1580 ईस्वी में पूर्ण रूप से शासन वहाँ पर शुरू हो गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ तो उस समय भारत का शासक कौन था? इस बार ही पूछा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। 58 का डी हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नवरत्नों में से एक था ये, और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। एतमदुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। इसको बेबी ताज भी बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। संगमरमर का पहली बार उपयोग यहीं पर हुआ था। सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा यही है। और तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा क्या होता है? पत्थर से फूल बनाना, है ना। पितरादुला और संगमरमर का पहला उपयोग यहीं पर हुआ था, व्हाइट मार्बल का। ओके। पितरादुरा निम्न से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करना, अभी मैंने बताया। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो लगान निर्धारित करने का तरीका था बटाई, अभी भी होता है ये। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाना बनवाया था? तो हुमायूं ने बनवाया था। इसका आंसर ए दिया है। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खान, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक
के अनुसार तस्वीर खाना जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था हुमायूं ने ही बनवाया था। बीपीएससी ने इसका सही उत्तर बी को माना था, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसका सही आंसर ए है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा था, तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। इसमें से कोई सा भी नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के समय में यूरोपीय चित्रकारी भारत में प्रवेश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे दसवंत और बसावन। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में थी, ये तो सबको पता होगा। और क्या क्या लिखा है ऊपर पढ़ देता हूँ जरा, कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने एक वीडियो में गिनाया है कि दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्कन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश ये सब पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो ये अकबर की उपज है, जब्ती प्रणाली। दहसाला जो प्रणाली आई थी ना कर वसूलने के लिए, 10 साल का एवरेज निकाल के कर वसूलना, उसी के तहत जब्ती प्रणाली भी। भू राजस्व वसूली के जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। मतलब वही था कि भू उपज कर निकाल लो, उसको भू को माप लो, उस आधार पर कर लगाओ। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसने बोला था? अकबर का नाम जब भी आए तो किसका नाम जाता है? विलियम फिंच का। विलियम फिंच ने बोला था कि इलाहाबाद का जब किला बन रहा था, प्रयागराज का किला, तो उस समय 5 से 20,000 मजदूर 40 साल तक काम कर रहे थे। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जैनुल आबदीन का नाम आता है, सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 2 स्पार सिंहस्पार प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। जो मनसबदारी प्रथा हम पढ़ते हैं उसी में आगे ये जुड़ गया था, 2 स्पा सिंहस्पा। इसमें 2 स्पा, इसमें मनसबों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते। किसी को 5,000 का सवार मिला हुआ है दर्जा, तो उसको 10,000 घोड़ा रखना पड़ेगा। सिंहस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार के 3 गुने घोड़े रखने होते थे, यानी कि 15,000 घोड़े रखने होंगे 5,000 के जात और सवार वाले मनसबदार को। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता होगा किसने करवाया था। तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव। ये कठिन क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब जो है, काफिरों का देश जो है, उसको दारुल इस्लाम बनाना है, मुस्लिमों का देश बनाना है। समझ गए होगा मतलब। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, अगला है मुगल प्रशासन मुहतसिब क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब होते थे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? 79 तक जाना है। उसको आधुनिक भारत कल से शुरू करेंगे। मुगल प्रशासन मदद मास इंगित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि। अनुदान की भूमि, जैसे बिहार के शासक, मैं नाम भूल रहा हूँ, दरभंगा का उनको दिया गया था। दरभंगा का जो इलाका है ना, वो उनको दान में दिया गया था राज करने के लिए। उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, आएगा नाम तो बता दूंगा मैं। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। वो जो दरभंगा के शासक है ना, उन्होंने ही अकबर पर एक किताब लिखी थी जिससे खुश होकर उनको दिया गया था वो राज्य। ठाकुर हैं कोई, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दरभंगा का अभी भी राज है, वो उसी खानदान से संबंधित थे। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को उसका वजीर मंत्री ने ही दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। ओके, तो हमने 106 से 107 के करीब में क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना है ना, वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा एक मनोबल मिलता है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।